Hello students of ninth class. Today we will discuss the difference between mass and weight of chapter gravitation from physics. मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है? हम जनरली मास और वेट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते डेली लाइफ के अंदर. कभी हम मास वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, कभी वेट वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, बट इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस है और दोनों के अंदर एक रिलेशन भी है. तो बारी बारी से समझते हैं मास होता क्या है, वेट क्या होता है. मास होता है किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो प्रेजेंट मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड मास. एंड वेट इज जस्ट अट्रैक्शन फोर्स. वेट एक अट्रैक्शनल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ की तरफ. अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाती है, उसको अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचती है, वो फोर्स ही वेट कहलाता है. इट मीन अगर अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना छोड़ दे तो उस ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो जाएगा. लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि मास होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर कंटेन्ड मटेरियल, उसके अंदर जो मटेरियल है वो मास कहलाता है. और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये जैसा है वैसा बना रहता है अगर इसको हम तोड़े ना, छेड़े ना. तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं डेफिनेशन के बाद. मास एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. सो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेट के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है. क्योंकि अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इट मीन डायरेक्शन है इसमें, और एक क्वांटिटी भी होती है. तो दोनों चीज़ें होती है वेट के अंदर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. मास को हम एक फिजिकल बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, जिसे हम तराजू बोलते हैं. घरों में नॉर्मली देखा भी होगा, जिसमें दो साइड्स होते हैं. एक साइड में हम पट्टा रखते हैं, दूसरी साइड में जो मटेरियल हमें मेजर करना होता है उसको रखते हैं, और उसको फिर बैलेंस करके तोलते हैं चीज़ों को. उस बैलेंस को बोलते हैं फिजिकल बैलेंस, जिसमें हम मास मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट का. और ये मास हर जगह सेम रहता है. बट वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है. जनरली आपने देखा होगा खेतों के अंदर गेहूं के कट्टे या तूड़े का कट्टा, तूड़े का जो कंटेनर है, उसको मेजर करने के लिए हम एक स्प्रिंग लगे हुए बैलेंस से मेज़र करते हैं. उसको लटकाकर, उसमें एक हुक लगा होता है, उस हुक के साथ हम कट्टे या बोरी को लटका देते हैं. फिर उसमें जो स्प्रिंग होती है वो नीचे की तरफ खींचती है और वो एक मेज़रमेंट इंडिकेट करती है. तो उस बैलेंस को बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, जिसमें एक स्प्रिंग लगा होता है. वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आती है. अगर हम सेम उसी बोरे या कट्टे को ऊपर लेके जाएं किसी हाइट पर, या स्काई के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएं, तो धीरे धीरे ये वैल्यू कम होती चली जाएगी. क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता चला जाता है, जिस वजह से अट्रैक्शन पावर कम होगी, तो वो स्प्रिंग नीचे की तरफ नहीं खींचेगी और मेज़रमेंट के अंदर जो रीडिंग्स है वो कम होती चली जाएगी. नेक्स्ट डिफरेंस, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट वेट जीरो हो सकता है. और ये जीरो होता है स्पेस के अंदर, जहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता. और दूसरा होता है अर्थ के सेंटर में. अर्थ के सेंटर में इसलिए क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर में रख दिया जाएगा तो वो अट्रैक्ट किधर होगा? कहीं भी नहीं. इसलिए अर्थ के सेंटर में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो होता है. मास को मेज़र करने की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम. तो जब भी हम मार्केट से कोई भी आइटम खरीदते हैं, किलोग्राम के अंदर अगर उसको मेज़र कर रहे हैं, तो हम खरीद रहे हैं ऑब्जेक्ट का मास. हम उसके मास के अकॉर्डिंग उसको पे कर रहे हैं. बट अगर हम वेट की बात करें, तो वेट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, जो कि फोर्स की भी ऐसा यूनिट है. एक तरह से वेट फोर्स ही है जो अर्थ लगाती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स से, तो यहाँ पर फोर्स लगा है, और ये फोर्स ही वेट है, जिसके ऐसा यूनिट न्यूटन होती है. और आपको ये जान लेना चाहिए कि जो अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है, वो 1/6 रह जाता है मून के ऊपर जाने के बाद. मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के मुकाबले 6 टाइम लेस है. इसी वजह से मून के ऊपर जाने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 6 टाइम लेस हो जाता है. इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी है. आप न्यूमेरिकल्स अपनी बुक की हेल्प से सोल्व कर सकते हो. अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन सेंड अ पिक ऑफ दैट न्यूमेरिकल. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केपलर्स लॉ, जो हमें थोड़ा सा पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन आपको बाद में इसलिए करवा रहा हूँ
क्योंकि इसका यूज़ मुझे लगा यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये पूरा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर्स, ग्रेविटेशनल पोर्शन पूरा करने के बाद। केपलर ने जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट सभी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। इनको रिवॉल्व करने में, एक चक्कर लगाने में पूरा जो टाइम लगता है वो फिक्स होता है। जैसे अर्थ 365 डेज़ के अंदर एक एक कंप्लीट राउंड करती है, 365 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, 1/4 ऑफ ए डे और ज़्यादा लगता है। ऐसे ही दूसरे प्लैनेट भी हैं जो अर्थ की तरह सन का एक राउंड लेने में एक फ़िक्स टाइम लेते हैं और ये एक फ़िक्स डिस्टेंस से, सन से एक फ़िक्स डिस्टेंस से पास होते हैं। तो इसी से रिलेटेड केपलर ने कुछ लॉ दिए थे। उनका फर्स्ट लॉ ये था कि जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको पेन से ड्रॉ करके बता देता हूँ इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है। मान लीजिए ये कोई एक सेंटर है, तो इलिप्टिकल पाथ इस तरह से होगा, एक अंडाकार पाथ, बिल्कुल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं प्लैनेट्स, इवन अर्थ भी। और मून की बात करें अराउंड द अर्थ, तो मून भी इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं और सन इनके किसी एक फोकस पर होता है। मान लीजिए इलिप्टिकल पाथ है, तो इस इलिप्टिकल पाथ के 2 फोकस बनते हैं, यानी 2 सेंटर बनते हैं। तो सन दोनों में से किसी एक सेंटर पर माना हुआ है, या तो सन यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, क्योंकि प्लैनेट से एक बार सन के नज़दीक से पास होते हैं और एक बार दूर से। तो अगर इस पोजीशन को हम माने कि ये वाला सेंटर है, इस पर सन है, तो प्लैनेट एक बार सन के नज़दीक से एक बार दूर से, और यहाँ पर हमने इस दूसरे सेंटर पर सन को माना तो प्लैनेट्स इस टाइम पर नज़दीक होंगे और यहाँ पर दूर हो जाएंगे। तो इस इलिप्टिकल पाथ के 2 सेंटर होते हैं और सन इन दोनों सेंटर में से किसी एक पर होता है। सेकेंड लॉ ये कहता है जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इक्वल एरिया, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर कवर करते हैं। जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अगर उनसे हम एक लाइन ड्रॉ करें, मान लें फ़िलहाल सन की पोजीशन ये है और कोई प्लैनेट यहाँ पर है, तो इस प्लैनेट के सेंटर से सन के सेंटर पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और ये एज्यूम करें कि ये प्लैनेट किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में यहाँ आ जाता है और यहाँ से फिर एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो एरिया है, जितने टाइम इंटरवल के अंदर ये एरिया कवर किया है, ये हर बार सेम होने वाला है। मान लीजिए ये एरिया इस प्लैनेट ने कवर किया 10 डेज़ के अंदर। 10 डेज़ में इस प्लैनेट ने यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस कवर की है, तो इसने ये एरिया कवर किया। अगर हम इस प्लैनेट्स की दोनों पोजीशन से सन के सेंटर पर लाइन को ड्रॉ करें इमेजनरी, तो ये एरिया कवर किया। अब मान ले प्लैनेट को हम यहाँ से काउंट करना शुरू कर रहे हैं और प्लैनेट सेम 10 डेज़ के अंदर यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो इस बार भी अगर इमेजनरी लाइन को ड्रॉ करें तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। ये है केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट्स के मोशन से रिलेटेड लॉ है सेकेंड लॉ। नाउ थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल टाइम, या टाइम टेकन बाय द प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। जो प्लैनेट्स एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम लेते हैं उसे ऑर्बिटल टाइम कहते हैं और इसे हम कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं। और किसी भी प्लैनेट की सन से डिस्टेंस है, जो मीन डिस्टेंस है, उसे मान लेते हैं आर। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। इट मीन जो मीन डिस्टेंस का क्यूब है वो उस प्लैनेट के टाइम के स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई प्लैनेट ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा तो उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, उसका टाइम भी ज़्यादा होगा एक रिवोल्यूशन का। कोई प्लैनेट नज़दीक है, सन को हम यहाँ लेट करके चल रहे हैं, कोई प्लैनेट सन से नज़दीक है तो उसका सेंटर सन के सेंटर से नज़दीक होगा, यानी डिस्टेंस कम होगी और उसका ऑर्बिटल टाइम भी कम होगी। इट मीन वी कैन से द डिस्टेंस between planet and sun is directly proportional to the time taken by planet to complete one revolution, and the actual relation is that r cube, the distance cube, is directly proportional to the square of orbital time. These are the 3 laws of planetary
motion. Thanks for now.